हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज की मैप इन न्यूज़ क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साउथ अफ्रीका को। अब देखिए, दरअसल साउथ अफ्रीका को पढ़ने के लिए हम लोगों के पास में एक बहुत ही खास रीज़न है और वो खास रीज़न यही है कि अभी आप सभी जानते हैं कि पूरे देश के अंदर खुशी की लहर है क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया और विश्व कप अपने नाम किया। हालांकि भारत की महिला टीम के लिए तीसरा मौका था जब वो फाइनल में पहुंची और इस बार जीत दर्ज ही की। तो महत्वपूर्ण पल है और यही कारण है कि आज की क्लास में हम लोग साउथ अफ्रीका की सारी भौगोलिक विशेषताओं को समझेंगे, जानेंगे कि जिस देश को हमने हराया है वो देश दरअसल किन मामलों में भौगोलिकताओं की खास खास विशेषताओं को संभाले हुए। तो आइए बढ़ते हैं आगे और सभी चीज़ें समझते हैं। तो फिलहाल यही है टाइटल हमारे पास में, इंडिया बीट साउथ अफ्रीका बाय 52 रन्स टू विन विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल एज इट हैपेंड। तो आइए सभी बातों को जानना समझना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि दरअसल वैश्विक मानचित्र पर साउथ अफ्रीका की क्या स्थिति है। तो देखिए, साउथ अफ्रीका दरअसल है कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में मौजूद है। तो ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप और इस अफ्रीका महाद्वीप का ये रहा वो दक्षिणी हिस्सा जहां पर मौजूद है दक्षिण अफ्रीका। तो ये दक्षिण अफ्रीका की स्थिति है यहाँ। अब देखिए, यहाँ दक्षिण अफ्रीका तो हम लोगों को मिल गया, लेकिन क्या बात यहीं पे पूरी हो जाती है? अब जरूरी है कि हम इससे जुड़े हुए और भी तमाम महत्वपूर्ण खास खास बातों को जाने समझे। अब क्या क्या खास बातें हम लोग को उसके में पता होनी चाहिए? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका अपने आप में एक महत्वपूर्ण देश तो है ही है और भारत का काफी सारा साझेदारियों में भी रहता है, यानी कि अलग अलग पहलू पर जुड़ा हुआ है, जैसे ब्रिक्स पर जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो हमारे भारत की दक्षिण की पहल चल रही है, ग्लोबल साउथ की पहल चल रही है, वहां पर भी इसका प्रमुख स्थान है। तो देखिए, इस दौरान आप लोग को ये वाली बातें ध्यान रखनी है कि इन चीज़ों के मामले में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे दक्षिणी भाग पर मौजूद है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल भी अच्छा खासा है और 12,19,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा का पूरा ये क्षेत्रफल है। इसके साथ साथ ही इसकी तटीय रेखा है वो भी अच्छी खासी है, यानी कि तटों से भी लगता है और तटों के मामले में मतलब तट जो है इसके वो भी अच्छे खासे हैं, यानी कि जलीय निकायों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से जलीय निकायों से? तो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, साथ साथ ये अटलांटिक महासागर से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि इस देश की एक सबसे खास विशेषता ये है कि इसकी अपनी 3 राजधानियां हैं और ऐसी स्थितियां हम लोग बहुत ही कम देखते हैं। तो 3 राजधानियां हैं इस देश की अपनी अपनी, और कौन कौन सी वो 3 राजधानियां आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि सबसे खास जो इसकी प्रशासनिक राजधानी है, उसका प्रशासनिक राजधानी का नाम है प्रीटोरिया। प्रीटोरिया ये इसकी प्रशासनिक राजधानी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। इसके अलावा जो उसकी दूसरी राजधानी है उसका नाम है केप टाउन। केप टाउन। अभी जो केप टाउन है इसकी खास बात यह है कि कैसी राजधानी है? तो केप टाउन है इसकी विधायी राजधानी यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल। प्रिटोरिया और केप टाउन के अलावा इसकी जो तीसरी राजधानी है उसका नाम है ब्लॉमफोंटेन। और ब्लॉमफोंटेन इसकी जुडिशियल कैपिटल यानी कि न्यायिक राजधानी है। तो ये इसकी तीनों की दोनों राजधानियां हैं और ये तीनों की दोनों राजधानियां आप लोग को याद रखना जरूरी है। खास कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। चलिए, जब इतनी बेसिक बातों को समझ लिया तो इन बातों को समझने के बाद अब हम लोग ये समझते हैं कि दरअसल दक्षिण अफ्रीका किन किन देशों या जल निकायों के साथ में सीमा साझा करता है। तो कहानी शुरू करते हैं दक्षिण अफ्रीका की उत्तर से। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में हमें 3 देश देखने को मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो देखिए 3 देश कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो देखिए, जो यहाँ ये पहली सीमा है उत्तर में, ये किससे लगी हुई है? नामीबिया से। कौन सा देश है यहाँ पर मौजूद? नामीबिया। ठीक है, और ये ध्यान रखना है आपको बात वाली कि नामीबिया ये वही वाला देश है जहां से हम लोग चीतों को लेकर के आए थे। तो यहाँ मौजूद है नामीबिया, अच्छी खासी सीमा लगती है। नामीबिया के बाद जो सीमा यहाँ पर जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है बोत्सवाना से और अच्छी खासी सीमा यहाँ जुड़ी हुई है। तो बोत्सवाना के बाद यहाँ पे शुरू हो जाती है सीमा जिम्बाब्वे की। तो ये इसके जुड़े हुए 3 ऐसे जो देश हैं जो उत्तर में इसका सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ दरअसल पूर्व में, और या फिर ये कहें कि पूर्व और साथ साथ में उत्तर पूर्व में एक और देश यहाँ जुड़ा हुआ है। उस देश का नाम क्या है? अब ये देश है वो, और देश का नाम है मोजाम्बिक। ठीक है, तो जनरली क्या कहते हैं इसको? पूर्व, उत्तर पूर्व या फिर पूर्व की स्थिति, दोनों में ही जुड़ा हुआ है ये। तो ये मोजाम्बिक यहाँ पर मौजूद है। मोजाम्बिक के अलावा यहाँ पर एक देश और है जो इसके साथ सीमा साझा कर रहा है, और इस देश का नाम है एस्वातिनी। क्या नाम है? एस्वातिनी। इन सभी देशों के अलावा एक और खास देश है और उस देश का नाम है लेसोथो। ये लेसोथो एक ऐसा देश है जो दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर ही मौजूद है।
यानी कि दक्षिण अफ्रीका की जो स्थिति है उसी के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। और दक्षिण अफ्रीका में मौजूद ये जो जमीन है, ये जमीन लेसोतो है, और लेसोतो को चारों तरफ से घेरने वाला देश साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई इससे जुड़े हुए देशों की कि कहाँ कहाँ पर इसकी सीमा साझा कर रहे हैं। तो 3 देश उत्तर में देखने को मिला, नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। पूर्व और साथ साथ में उत्तर पूर्व की स्थिति में मोजाम्बिक मौजूद है, और वहीं पूर्व में मौजूद है एस्वातिनी। वहीं चारों तरफ से जिसे घेर रहा है दक्षिण अफ्रीका वो है लेसोथो। इसके अलावा अब बच जाते हैं इसकी जलीय सीमा। तो देखिए, दरअसल जलीय सीमा की स्थिति ये है कि यहाँ जो पश्चिम में ये जल, जहाँ पर हम देख रहे हैं स्थिति, तो ये पश्चिम में जो जल की सीमा है ये जुड़ी हुई है किससे? तो ये जुड़ी हुई है खास महासागर से, और उस महासागर का नाम क्या है? इस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। तो यहाँ का जो जल है ये अटलांटिक महासागर का जल है। और इस अटलांटिक महासागर जल के अलावा जो यहाँ पर अभी सीमा साझा कर रहे हैं पूरे मामले में पूर्वी स्तर पर, तो पूर्व वाला हिस्सा कहलाता है इसका हिंद महासागर। ठीक, तो यहाँ पूरी तरह से मामला क्लियर हो चुका है कि कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं दक्षिण अफ्रीका से, और साथ साथ में कौन कौन से जल निकाय, वाटर बॉडीज जुड़ी हुई हैं, वो 2 महासागर हैं। सारी बातें यहाँ तक की क्लियर है, यहाँ तक की कोई परेशानी तो नहीं। चलिए, अब जब यहाँ तक की कोई परेशानी नहीं है और सारी बातें आप लोग को क्लियर है, तो अब हम लोग को बढ़ना होगा आगे, और आगे बढ़ करके अब समझनी होंगी इसकी भौगोलिक खास विशेषताओं को। तो देखिए, बहुत सारी भौगोलिक खास विशेषताएं हमें देखने को मिल जाती हैं दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर। क्या क्या खास हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है? तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ खास पठारों से। तो दरअसल पठारों के मामले में हम लोग को जो स्थिति समझनी होती है वो एक ही पठार की समझनी होती है, बट एक पठार कई कई चीज़ों को बताता है हमें। दूसरी खास बात, पठारों के अलावा आगे हम इसके पहाड़ों को भी पढ़ेंगे, मरुस्थल भी पढ़ेंगे, घास के मैदान भी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग को सीक्वेंस में पढ़नी है, और फिर नदियाँ भी पढ़ेंगे। तो देखिए, दरअसल दक्षिण अफ्रीका की एक खास बात, और वो खास बात ये है कि दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा पठारी है, एक बड़ा हिस्सा। और ये समझिए कि दक्षिण अफ्रीका के लगभग 2/3 हिस्सा ऐसा जो एक पठार से जुड़ा हुआ। कौन सा पठार है? तो दक्षिण अफ्रीका का जो दरअसल ये जो खास हिस्सा हम लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि जो सेंटर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर मौजूद है, ये पूरा का पूरा जो बड़ा हिस्सा है, इसी बड़े हिस्से के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इस बड़े हिस्से को, यानी कि ये कुछ कुछ हिस्सा यहाँ तक भी है इस तरह से। तो ये जो बड़ा हिस्सा हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि जो ये वाला कलर है मेनली, ये पूरा हिस्सा क्या है? ये है इसका दरअसल पठार, और इस पठार को कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका पठार। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका पठार के रूप में इसको जाना जाता है। अब ये दक्षिण अफ्रीका पठार अपने आप में बहुत 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 ज्यादा खास है, क्योंकि लगभग ये 2/3 हिस्सा घेरे हुए हैं दक्षिण अफ्रीका के कुल क्षेत्रफल का। और ये समझिए कि इसकी जो कुल ऊंचाई, यानी कि जो अधिकतम ऊंचाई है इसकी सामान्य तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है, वो 1000 से 2000 मीटर के बीच ही देखने को मिलती है। ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के मामले में दक्षिणी जो मतलब पूरा ही अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप के मामले में ये भी ध्यान रखना है कि दक्षिणी भाग का केंद्रीय ऊंचाई वाला क्षेत्र कहलाता है, यानी कि पूरे महाद्वीप के दक्षिण में ये केंद्रीय ऊंचाई वाला एक हिस्सा बना हुआ है, पुराने आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। और इसके साथ साथ ही इसकी जो प्राकृतिक सीमा है वो पठार के चारों ओर ग्रेट एस्केपमेंट नामक पर्वतीय ढालों से, यानी कि हमें इसके आसपास पर्वतीय ढाल देखने को मिलेंगे यहाँ पर दोनों ही जगह पर, तो पर्वतीय ढालों से जाकर के जुड़ जाती है, और ये चारों दिशाओं से इसी प्रकार इसको घेरे हुए हैं। बातें सारी क्लियर है। तो ये मेन दक्षिण अफ्रीका पठार। हालांकि अब जो यही दक्षिण अफ्रीका पठार है, इसको कुछ अलग अलग भागों में बांटा जाता है, और जिन अलग अलग भागों में इसको बांटा जाता है, यहाँ पर वो वाली स्थिति भी समझ लीजिए। तो जिन अलग अलग भागों में इस पठार को बांटा जाता है, उसमें पहला है हाई वेल्ट और दूसरा है लो वेल्ट। अब दरअसल जो इस पठार का ये सबसे केंद्रीय भाग देखने को मिलता है, और ये ऊंचा ऊंचा भाग देखने को मिल रहा है, तो ये केंद्रीय और ऊंचा भाग कहलाता है हाई वेल्ट। हाई वेल्ट, तो ये केंद्रीय ऊंचे ऊंचे जो स्थितियां हैं यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है, ये दक्षिण अफ्रीका पठार का जो मेन हिस्सा, मुख्य हिस्सा, ये हाई वेल्ट कहलाता है। इसके अलावा इसी पठार का एक हिस्सा है वो कहलाता है लो वेल्ट। दरअसल दोनों में अंतर क्या वो बताते हैं। तो ये जो इसका ये वाला हिस्सा है ये लो वेल्ट कहलाता है, यानी कि ये थोड़ा निचला हिस्सा। देखो हाई और लो, देखो हाई मतलब ऊंचा और लो मतलब नीचा, तो यही दोनों के अंदर खास अंतर है। दरअसल जो हाई वेल्ट की स्थिति है, वो हाई वेल्ट की स्थिति ये कहती है कि दरअसल दक्षिण अफ्रीका पठार का ये मध्य और ऊंचा भाग है, और मध्य और ऊंचा भाग होने के साथ साथ एक खास स्थिति यहाँ जो जुड़ी हुई है वो ये बताती है कि इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा खास है, 1500 से 2100 मीटर की ऊंचाई है। और ये खास तौर पर कुछ प्रमुख शहरों जैसे कि जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया और इसके अलावा ब्लोएमफोंटेन के साथ में कनेक्टिविटी भी दिखाता है कि यहाँ तक ये फैला हुआ इसका विस्तार है। कुछ खास विशेषताएं इस हाई वेल्ट की ये कहती हैं कि मिट्टी जो है वो उपजाऊ देखने
देखने को मिलेगी। ये क्षेत्र कृषि के मामले में संपन्न है और पशुपालन भी यहाँ अच्छे से किया जाता है। इसके अलावा कोयला, सोना और अन्य खनिज भी यहाँ प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी स्थिति की बात करें जो लोवेल्ड की है, तो लोवेल्ड की स्थिति यह कहती है कि दरअसल ये हिस्सा अपने आप में इस मामले में खास है कि दरअसल यहाँ पर ऊंचाई जो है इस पठार की वो कम हो जाती है, यानी कि लगभग 150 से 600 मीटर तक की ऊंचाई ही देखने को मिलती है। मोजाम्बिक की सीमा तक इसका विस्तार भी हम लोग को देखने को मिल जाता है, और जैसे कि यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि ये मोजाम्बिक की सीमा यहाँ पर है, ठीक है। तो मोजाम्बिक की सीमा के पास तक इसका हम लोग को अच्छा खासा विस्तार भी देखने को मिल जाता है। और इसी विस्तार के साथ साथ एक खास पहलू ये भी कहता है कि दरअसल यहाँ का जो तापमान है वो खासतौर पे ऊंचा और जलवायु उष्णकटिबंधीय देखने को मिलती है। कुछ खास नदियां यहाँ से निकलती हुई भी दिखती है। तो ये बड़ा अंतर है हाई वेल्ड और लो वेल्ड के बीच में। हालांकि जो केंद्र की मुख्य भूमि है वो खास तौर पे हमें देखने को मिलती है कि वो दक्षिण अफ्रीका पठार के रूप में जानी जाती है, क्योंकि मेन मुख्य पठार यही है और 2/3 हिस्सा इसी ने ही अकेले अकेले कवर भी किया हुआ है, ठीक है। सारी बातें क्लियर है सभी लोग को। तो ये कुछ खास स्थिति हम लोग को यहाँ पर पठार से जुड़ी हुई और कुछ खास स्थिति हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो हाई वेल्ड की है, और कुछ स्थिति यहाँ पर लो वेल्ड की है। दो इस प्रकार से भागों में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये हाई वेल्ड और लो वेल्ड की कहानी हो गई। अब हाई वेल्ड और लो वेल्ड को समझ लेने के बाद बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते और समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके पर्वतों की स्थिति। तो पर्वतों को हम लोग समझेंगे कुछ यहाँ पर आकर के, ठीक है। तो वैसे जो ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, इस चित्र के अंदर भी आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्लासिक स्थित है। तो सेंटर जो है उसका पूरा का पूरा सेंटर, ये सारा सेंटर का जो हिस्सा है ये सारा सेंटर कहलाता है इसका दक्षिण अफ्रीका पठार। और इसके अलावा यहाँ पर आपको हाई वेल्ड, लो वेल्ड सब कुछ देखने को मिलेंगे। तो देखिए आपको एक्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिल भी जाएगा सभी चीज़ों को। तो ये थोड़ा ऊंची नीची स्थिति यहाँ पर मार्क भी की हुई है, लिखी हुई भी देखने को हम लोगों को मिल जा रही है, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला हिस्सा इसको लिखा है कि यहाँ पर मौजूद है मिडल वेल्ड, ठीक है। तो मिडल वेल्ड के अलावा जो दूसरी स्थिति है वो यहाँ पर मौजूद है इसके सेंटर की। तो सेंटर वाला हिस्सा जो है वो इसका हाई वेल्ड कहलाएगा। खासतौर पे अधिक ऊंचाई यहाँ पर ही देखने को मिलती है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और इसके अलावा जैसे जैसे हम लोग इधर खिसकते चले आते हैं, यहाँ खिसकते पूर्व में आते आते लो वेल्ड यानी कि निचले ढाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इस रूप में आप लोग को ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। अब इन सारी बातों को समझ करके आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इसके पर्वतों की भी। तो जो इसकी पर्वतों की स्थिति है उसमें हम लोग को देखो खासतौर पर पढ़ना पड़ता है ड्रैंकेंसबर्ग पर्वत। सबसे प्रमुख पर्वत है दक्षिण अफ्रीका का ड्रैंकेंसबर्ग पर्वत, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, ड्रैंकेंसबर्ग। तो ये ड्रैंकेंसबर्ग एक प्रमुख पर्वत है फिलहाल दक्षिण अफ्रीका का। दूसरी खास बात यह है कि ये दक्षिण अफ्रीका की पूर्वी सीमा पर आप लोग को देखने को मिलेगा, और साथ साथ ये लोसोतो देश की सीमा से भी सटा हुआ है, यानी कि यहाँ तक ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मौजूद है फिलहाल ये ड्रैंकेंसबर्ग पर्वत की स्थिति। इसके अलावा ये जो पर्वत है, इसी पर्वत पर हमें देखने को मिलती है इसकी सबसे ऊंची चोटी, और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है थाबानानतलेन्याना। थाबानानतलेन्याना, ये इसकी यहाँ सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 3482 है मीटर, 3482 मीटर। तो यहाँ सबसे ऊंचा पॉइंट हमें दक्षिण अफ्रीका का देखने को भी मिल जाता है। हालांकि कई बार लोग सोचते हैं कि इसका नाम ड्रैंकेंसबर्ग ही क्यों है। तो देखो दरअसल जो शब्द है यहाँ पर, ये शब्द जुड़ा हुआ है ड्रैगन से, तो इसको कहा जाता है माउंटेन ऑफ द ड्रैगन। तो ऊंचे हैं, तेज ढाल है यहाँ पे और उबड़ खाबड़ है, तो इसी वजह से इसको ड्रैगन से जोड़ा जाता है, और उसकी वजह से ड्रैंकेंसबर्ग पर्वत कह दिया जाता है। इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा अपने आप में है, जैसा कि यहाँ मौजूद सबसे ऊंची चोटी से भी हम लोग को पता चल जा रहा है, ठीक है। तो 3482 मीटर की इसकी ऊंचाई है, और सामान्य तौर पर यही कहानी इसकी खास रहती है, ठीक है। अभी जो ड्रैंकेंसबर्ग पर्वत है ये अब इसी प्रकार से यहाँ के अपने आसपास में ये पठार को घेर लेता है, यानी कि जहाँ ये पर्वत शुरू होता है इसके जो इधर का हिस्सा है वो सारा का सारा हिस्सा पठारी हिस्सा ही है, और पठार को ये इसी प्रकार से यहाँ पर्वत घेर ले रहा है आकर के, ठीक है। तो ये ड्रैंकेंसबर्ग पर्वत की स्थिति है। हालांकि ड्रैंकेंसबर्ग पर्वत के अलावा एक खास पर्वत और देखने को मिलता है दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर। हालांकि वो बड़ी मात्रा में या बहुत बड़े विस्तार पर नहीं है, बट छोटे हिस्से में फिर भी देखने को मिल जाता है। और जो पर्वत यहाँ देखने को मिलता है उसका जो खास नाम है वो है केप फोल्ड पर्वतमाला। तो ये जो हिस्सा है यहाँ हम लोग को देखने को मिल जाएगा केप फोल्ड पर्वतमाला। तो एक छोटी सी पर्वतमाला पर महत्वपूर्ण है अपने आप में, और यहीं पे इसके नीचे मौजूद है केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड बहुत इंपॉर्टेंट मार्ग है, क्योंकि जब कभी भी किसी को भी अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर की तरफ आना होता है तो ये केप ऑफ गुड होप पार करके ही आते हैं निकल करके। तो यहाँ जो ये केप फोल्ड माउंटेन्स है उसके नीचे केप ऑफ गुड होप भी देखने को मिल जाएगा।
बात करें केप फोल्ड माउंटेन्स की, तो ये बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में ये मौजूद है और विशेष रूप से ये वेस्टर्न केप प्रांत के अंदर देखने को मिल जाते हैं। केप टाउन से लेकर के पूर्व में पोर्ट एलिजाबेथ तक इनका विस्तार देखने को मिल जाता है और इसी के साथ साथ ये निर्माण जो प्राचीन भूगर्भिक मोड़ों से हुआ है, जब प्राचीन चट्टानें खास तौर पर दबाव में आकर मुड़ गई तो उसी की वजह से यहाँ पर पर्वत बन गया था। और इस पर्वत की कुछ खास उपश्रृंखलाएं भी हैं, जैसे कि सेंडरबर्ग पर्वत, लैंगबर्ग और इसके अलावा आउटेनिक्वा पर्वत, ये इसकी कुछ शाखाएं देखने को मिलती है। तो ये पर्वतों की स्थिति है जो हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। इन पर्वतों की स्थिति के अलावा बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हुए समझ लेते हैं अब यहाँ मरुस्थल और इसके घास के मैदान। तो देखिए मरुस्थल की स्थिति ये है कि यहाँ पर हमें एक खास मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है और वो है कालाहारी मरुस्थल। हालांकि कालाहारी मरुस्थल जो है ये मरुस्थल पूरी तरह से शुष्क हिस्सा नहीं है, लेकिन ये फिर भी एक अर्ध शुष्क हिस्सा है और इसको मरुस्थल के रूप में ही पढ़ा जाता ही है हमेशा, कालाहारी। तो देखिए दरअसल ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है और खासतौर पे बोत्सवाना और नामीबिया तक फैला हुआ है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में तो है ही, लेकिन नामीबिया के हिस्से में और बोत्सवाना के हिस्से में दोनों जगह पर ही ये देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसका विस्तार इन हिस्सों के अंदर भी पहुंचा हुआ है। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि ये रेगिस्तान नहीं, मतलब मरुस्थल कहते हैं उसको, रेगिस्तान नहीं कहते हैं क्योंकि पूरी तरह से सूखी स्थिति में नहीं, अर्ध शुष्क है। थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ होती है और जनरली 250 से 400 मिलीमीटर या 500 मिलीमीटर की वर्षा हर साल देखने को मिल जाती है। तापमान की जो स्थिति है वो ये कहती है कि लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच भी जाता है, लेकिन जब सर्दियों की बात होती है तो सर्दियों में रातें बहुत ठंडी हो जाती है और दिन जो होता है वो उनका गर्म रहता है। हालांकि रेगिस्तानी जो खास प्रजातियां वनस्पतियां हैं वो ही हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है और एक खास जनजाति जो कालाहारी मरुस्थल के लिए बहुत फेमस है, उसका नाम आप लोग मुझे कॉमेंट में बताएंगे कि कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल के मामले में जानी जाती है और वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। अब कालाहारी मरुस्थल के अलावा यहाँ पर खास तौर पे हमें घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं और जो घास के मैदान है उसको कहा जाता है, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है उसमें दो हिस्से हैं और दोनों ही कारू है। दरअसल एक कहलाता है ग्रेट कारू और दूसरा कहलाता है लिटिल कारू। तो देखिए ये जो एक बड़ा हिस्सा यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है, ये बड़ा हिस्सा कहलाता है ग्रेट कारू। तो ये ग्रेट कारू घास का हिस्सा है, यानी कि मैदानी हिस्सा है। और इसके अलावा यहाँ निचले में थोड़ा छोटे में देखने को मिल जाता है यहाँ पर लिटिल कारू। तो ग्रेट कारू और लिटिल कारू ये हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, दो खास मैदानी स्थितियां यहाँ पर मौजूद है। तो ग्रेट कारू के जो स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा माना जाता है और दक्षिण अफ्रीका के मध्य और दक्षिणी भाग में खासतौर पर नॉर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न केप प्रांतों में ये फैला हुआ है। और इसी के साथ इसकी खास बात यह है कि ये अर्धशुष्क पठारी मैदान है, बहुत गर्म और सूखा हिस्सा कहलाता है और इसके साथ साथ बहुत ही कम वर्षा देखने को मिलती है, लगभग 100 से 500 मिलीमीटर की वर्षा पर ईयर देखने को मिलती है। विशाल समतल मैदानी हिस्सा है लेकिन चट्टानी पहाड़ियाँ और सूखी घाटियाँ देखने को मिल जाती है। तो ये खास चीज़ें हैं और जनसंख्या यहाँ पर बहुत ही कम रहती है। दूसरी खास बात लिटिल कारू की करें तो देखो लिटिल कारू जो है वो ग्रेट कारू के दक्षिणी हिस्से में मौजूद खास हिस्सा है और इसके अलावा एक खास पहलू इसका ये कहता है कि दरअसल ये स्वार्टबर्ग और लैंगबर्ग पर्वतों के बीच की एक खास घाटी के रूप में जाना जाता है। संकीर्ण है पर उपजाऊ घाटी है ये और अर्धशुष्क लेकिन अपेक्षाकृत ज्यादा वर्षा वाला हिस्सा है, यानी कि यहाँ पे जो बारिश होती है वो लगभग 300 से 600 मिलीमीटर पर ईयर की बारिश देखने को मिल जाती है। इसी वजह से यहाँ पर कुछ अच्छी खासी फसलें भी उग जाती है और खेती और कृषि के लिए ये हिस्सा महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि ग्रेट कारू के कंपेरिजन में लिटिल कारू अधिक उपजाऊ हिस्सा है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर मरुस्थल की और यहाँ बात हो गई इसके मैदानों की। अब मरुस्थल और मैदानों की बात करने के बाद में हम लोग लास्ट में आ जाते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं नदियों की भी। तो देखिए दरअसल नदियों के अंदर कुछ खास पहलू जो हम लोग को समझ रहे हैं, वो नदियों में सबसे पहले समझते हैं सबसे प्रमुख नदी जिसका नाम है ऑरेंज नदी। तो ऑरेंज नदी बहुत ज्यादा फेमस है, दक्षिण अफ्रीका के मामले में भी काफी खास नदी रहती है। तो ऑरेंज नदी का जो उद्गम होता है दरअसल वो उद्गम होता है लेसोथो से। लेसोथो से निकलने के बाद दरअसल ये नदी अच्छा खासा सफर तय पहले लेसोथो में करती है, फिर लेसोथो से निकलने के बाद ये दक्षिण अफ्रीका में बहना शुरू करती है, पश्चिम की ओर बहती है, बहते हुए नामीबिया के बॉर्डर पे आती है और बॉर्डर से बहते बहते जाकर के गिर जाती है ये अटलांटिक महासागर में। ये इसका पूरा का पूरा सफर है। तो सबसे लंबी नदी है ये दक्षिण अफ्रीका की, उद्गम लेसोथो में देख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद ये नदी आगे दक्षिण अफ्रीका में बहती है और फिर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा में बैठते हुए जाकर के सीधा अटलांटिक महासागर में ये गिर जाती है। माना जाए, यानी कि आंकड़े जो हैं वो ये कहते हैं कि लगभग 2200 किलोमीटर का इसका पूरा सफर है, लेकिन इस पूरे सफर में ये दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी हो जाती है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की जो मुख्य जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाएं वो हमें इस नदी पर देखने को मिलती है। खास बांध भी देखने को मिलते हैं जैसे कि गरीब डैम और इसके अलावा वांडरक्लूफ डैम, ये कुछ खास डैम है जो यहाँ देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ये एक ऐसी नदी है जो कई शुष्क क्षेत्रों को जीवन देने का काम करती है और साथ साथ दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा पर महत्वपूर्ण स्थिति में ये बहती हुई आगे बढ़ती है। तो इसीलिए ऑरेंज नदी बहुत ज्यादा खास है। ऑरेंज के अलावा जो दूसरी खास नदी हमें यहाँ पे देखनी है वो है लिम्पोपो। यहाँ पर लिम्पोपो नदी है ये।
तो अब लिम्पोपो की स्थिति क्या कहती है, तो देखिए लिम्पोपो की स्थिति क्या कहती है कि उसका उद्गम तो दक्षिण अफ्रीका की ज़मीन पर ही होता है, यानी दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी हिस्से से ये नदी निकलती है। निकलने के बाद ये नदी बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर बहती है, फिर बाद में ये जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की सीमा पर बहती है, फिर बाद में ये नदी प्रवेश कर जाती है मोजाम्बिक में, और मोजाम्बिक में बहते हुए जाकर गिर जाती है फिर ये नदी हिंद महासागर के अंदर। ये इस नदी का कुछ खास सफर है। तो ये नदी जो है दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न ट्रांसवाल क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, ये इसका वेस्टर्न ट्रांसवाल क्षेत्र है। यहाँ से निकलने के बाद ये इसका पूरा का पूरा सफर हिंद महासागर के लिए कुछ इस प्रकार से होता है। लगभग 1750 किलोमीटर का इस नदी का पूरा ये सफर हो जाता है, लेकिन फिर भी इसके अलावा कृषि और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है और जैव विविधता के लिए नदी समृद्ध है। इन दोनों ही नदियों के अलावा एक खास नदी और है, और जो खास नदी है उसका नाम है वाल नदी। तो वाल नदी दरअसल सहायक नदी है ऑरेंज नदी की, और ये जो सहायक नदी है इसकी स्थिति ये बताती है कि रैंकिन्सबर्ग पर्वत के मामले में होता है इसका उद्गम, और कुछ इस प्रकार से आकर के ये जुड़ती है ऑरेंज नदी के साथ में। तो वाल नदी एक सहायक नदी के रूप में आप लोग को यहाँ पर याद रखनी होगी, ठीक है। तो इसको वाल नदी कहते हैं, ये तीसरी प्रमुख है, लेकिन यहाँ पर मानचित्र पर नहीं है, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेते हैं। तो वाल नदी की खास बात क्या रखनी है कि ऑरेंज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में हाईवेल्ड क्षेत्र से ये निकलती है, और हाईवेल्ड क्षेत्र से निकलने के बाद में ये नदी दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहते हुए ऑरेंज नदी से जाकर मिल जाती है। तो जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया से कुछ बड़े शहर यहाँ देखने को मिलते हैं। जल के मामले में भी ये नदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये खास चीज़ें यहाँ पर जुड़ जाती हैं। तो ये 3 नदियां आप लोग को यहाँ पर याद रखनी होंगी, ठीक है। पहली नदी ऑरेंज, दूसरी लिम्पोपो, और तीसरी ऑरेंज की ही सहायक नदी है वाल नदी। तो देखो अब इस प्रकार से हम लोगों ने सभी चीज़ों को समझ लिया, जैसे कि यहाँ हम लोगों ने नदियाँ समझ ली हैं। नदियों के अलावा इस जगह पर हम लोगों ने ये समझ लिया कि क्या क्या इसकी मरुस्थलीय स्थिति है, और मरुस्थलीय स्थिति के अलावा हम लोगों ने इसके मैदानों को यहाँ पर समझ लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिए हैं इसके पर्वत, और पर्वत से पहले हमने इसके समझ लिए थे यहाँ पे पठार। तो पठारों की स्थिति समझ ली। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया इसके निकटवर्ती देश या सीमावर्ती देश, ठीक है। इसकी सीमावर्ती क्या स्थिति है, और सीमावर्ती स्थिति से पहले हम लोगों ने समझ लिया इसका भाई वैश्विक मानचित्र पर स्थिति। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम लोगों ने आज की क्लास में समझी है। और जब इतना कुछ हम लोगों ने समझ लिया है तो मुझे लगता है कि फिर अब आप लोगों को कुछ खास क्वेश्चन के आंसर्स देने में तो परेशानी होगी नहीं। तो आप लोग के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस का आप लोग को आंसर करने हैं फिलहाल मुझे कॉमेंट बॉक्स के अंदर। ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला किस देश की सीमा के पास स्थित है? दूसरा क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका के किस भाग में फैला हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग ऑरेंज नदी पर नहीं है? तो इसी के साथ में आप लोग को सभी चीज़ें पढ़नी, जाननी, समझनी, और इन सभी बातों को समझने के बाद में एक खास बात यह है कि अगर आप लोग द हिंदू का न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ सुबह 9 बजे, जहां न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन करने का काम हम लोग करते हैं। इसी के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे बैचेज में, जो भी नया शुरू होने वाला है 12 नवंबर से। 12 नवंबर से शुरू होने वाला बैच है प्रतिज्ञा प्लस, और ये 2027 में परीक्षा में शामिल होने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खास है। ये इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों मोड में अवेलेबल है। और इस बैच की खास बात ये भी है कि आपको यहाँ मिलती है 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं, जहाँ आप लोग का पूरा सिलेबस कवर होता है, आपको आंसर राइटिंग सिखाई जाती है, करंट अफेयर, और साथ साथ में आप लोगों को सीसेट की क्लासेस भी मिलती है। 1-to-1 मेंटरशिप से आपको मदद की जाती है कि कैसे तैयारी करनी है और डिलेमा से कैसे बचना है। साथ ही आप लोग का जो स्टडी मटेरियल है और साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज है उसकी सुविधा भी आपको यहाँ मिल जाती है। 11,000 का कैश प्राइज आप लोग को यहाँ पर दिया जाता है ताकि आप लोग और मोटिवेट हों, पर ये टॉप टेस्ट परफॉर्मर को ही मिलता है। और साथ ही पूरी फीस रिफंड भी हो जाती है अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। तो आपको बैच में एनरोल करना है, और वो भी बड़े डिस्काउंट के साथ। तो एनरोल करने के लिए आपको बड़ा डिस्काउंट चाहिए, तो वो बड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा KL लाइव कोड यूज़ करके। बस KL लाइव कोड यूज़ कीजिए, आपको बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, और स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा 18,999 प्राइस अभी फिलहाल चल रहा है डिस्काउंट के बाद, तो एनरोल कर सकते हैं बिल्कुल आप लोग। इसके अलावा अगर आप लोग 2026 की परीक्षा देना चाहते हैं, तैयारी में कुछ कमियां लग रही हैं, तो KL लाइव कोड यूज़ करेंगे तो आपको खास डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे क्रैश कोर्स SIP के अंदर। तो क्रैश कोर्स जो हमारा SIP है ये 2026 वालों के लिए खास है, नवंबर में शुरू हो रहा है। 10 नवंबर से यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी 2026 की तैयारी के लिए। तो प्लैटिनम और गोल्ड बैच अवेलेबल है, और KL लाइव कोड दोनों ही जगह को डिस्काउंट भी दिला देगा। बाकी इसके अलावा जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X सभी प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप लोग को PDFs प्रोवाइड कर दी जाती है।
तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, पढ़िए, जानिए, समझिए चीज़ों को अच्छे से और तैयारी करते हुए बढ़ते रहिए आगे। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें करनी थी वो सारी बातें हो गई हैं अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिलहाल वीडियो कीजिए शेयर जहाँ तक भी आप कर सकते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें करेंगे क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।